बिल्कुल स्टार्ट हो गई तो बस स्टार्ट करते हैं। मैं देखो कल अब सब लोग शांत रहेंगे पहले तो, ठीक है, और स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कल के बारे में जानो पहले कुछ बातें इंपोर्टेंट, जैसे जो मूल संविधान था अपना, मूल संविधान जो था वो आपसे पूछा जाए वो किस में लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था, तो इसका आंसर होगा, सुन तो लो पूरी बात, उसका आंसर होगा अंग्रेजी और हिंदी। उसका सही आंसर होगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया था मूल संविधान, ठीक है। अब लेकिन अंग्रेजी में उसको किसने लिपिबद्ध किया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अच्छा अब उसको हिंदी में जो उसके कुछ शब्दावली लिखी गई थी उसमें, मूल संविधान में हिंदी में भी कुछ शब्द लिखे गए हैं, वो किसने लिखे थे, वो किसके द्वारा लिखे गए थे, वो कल जो नाम बताया था आपको हिंदी में कौन थे, बसंत कृष्ण बेद, तो वो थे बसंत कृष्ण बेद। कृष्ण बसंत बेद नहीं, बसंत कृष्ण बेद। बात नहीं करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आपको, इसमें कंफ्यूजन कहाँ होगी आपको, ठीक है। अब लेकिन हिंदी में जो मूल संविधान को किसने, मतलब जो हिंदी में आपका वो ट्रांसलेट किसने किया था उसको, ये क्वेश्चन अलग हो गया है यहाँ पर। ये मूल संविधान की बात चल रही थी, ठीक है। अब ये चल रही है कि मूल संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया था, अनुवादित बोलेंगे उसको अपन, तो संविधान का हिंदी में अनुवाद किसने किया, क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। संविधान का हिंदी में अनुवाद किसने किया, संविधान का हिंदी में अनुवाद, तो वो किसने किया था, किसने, नहीं, संविधान का हिंदी में अनुवाद किया था, वो किया था घनश्याम गुप्त ने। जी और कुछ बता रहे थे आंसर, घनश्याम गुप्त ने उसका हिंदी में अनुवाद किया था, और इसको उनके द्वारा 1950 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा भी गया था इनके द्वारा। तो अब बताओ, अब कंफ्यूजन होगी क्या, मूल संविधान में, मूल संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपा हुआ है वो, ठीक है, एक लैंग्वेज में नहीं है, ओनली फॉर इंग्लिश में नहीं है, उसमें कुछ शब्दावली हिंदी में भी लिखी हैं। तो जो शब्दावली हिंदी में लिखी है वो लिखा किसने है, वसंत कृष्ण बेद ने, और जो अंग्रेजी में लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और जो संविधान का हिंदी में अनुवाद किया है वो किया था किसने, घनश्याम गुप्त ने। तो कल आपका फैक्ट लिखा था कि संविधान ये लिखा होगा, संविधान में हिंदी की जो सुलेख किसके द्वारा लिखी गई थी, तो उसके संविधान की जगह आप मूल संविधान लिख लियो, बस मूल ही तो जोड़ने आगे। जो कल का फैक्ट था आपका उसमें मूल शब्द नहीं जुड़ा है, ओनली ध्यान करो, उसमें मूल शब्द नहीं लिखा होगा, देखो फैक्ट पढ़ के उसको, मूल शब्द नहीं लिखा होगा उसमें, लिखा क्या नहीं लिखा होगा, तो बस मूल शब्द और जोड़ लेना उसमें कि मूल संविधान का हिंदी में जो सुलेख थी उसको किसने लिखा था, वसंत कृष्ण बेद ने लिखा था, लेकिन हिंदी में संविधान का अनुवाद किसने किया था, वो घनश्याम गुप्त ने किया था। और ध्यान रखना मूल संविधान आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, और अंग्रेजी में कौन ने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और हिंदी की जो लिपिबद्ध किया था वो किया था वसंत कृष्ण बेद ने। दोनों क्वेश्चंस में मतलब डिफरेंस है इन दोनों में, जो मूल संविधान में ही दोनों का योगदान है लिखने का। एक बात सुनो, लिखा नहीं था उसमें, लिखने वाले जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, लिखने वाले जी हैं जिनमें लिखो जिनमें। और पता एक बात और बता रहे, इनके बारे में ये बात हो रही है, इनने 1 रुपए भी फीस चार्ज नहीं ली थी,
1 रुपए भी नहीं लिया था, बस शर्त ये थी कि हर पेज पे हम अपना नाम लिखेंगे और अपने गुरु का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और अपने गुरु का नाम लिखेंगे, यही शर्त थी इनकी। नहीं है। ठीक है, तुझे फैक्ट ऐड कर लो, इन्हें लिख लो, इन्हें फैक्ट को, ये वाला लिखना है आपको। संविधान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? घनश्याम गुप्त ने। संविधान में नहीं, जो तो जे देखो, पढ़ना तो सभी को है। हिंदी में किसने लिखा था संविधान में? हिंदी में जो सुलेख लिखी थी वो बसंत कृष्ण वैद ने लिखी थी। अच्छा, दोनों का नाम है क्या नहीं संविधान की प्रत्येक पृष्ठ पे? नहीं, प्रत्येक पृष्ठ की शर्त तो इनने रखी थी, लेकिन अब इनका भी नाम, जे हिंदी जहां लिखी होगी वहां पर इनका नाम लिखा होगा। हिंदी में भी तो कुछ शब्दावली लिखी है उसमें। 2 लैंग्वेज का यूज किया गया जो मूल संविधान में, ये बात ध्यान रखना। अंग्रेजी अकेला आंसर सही नहीं निकलेगा आपका, हिंदी और अंग्रेजी दोनों सही आंसर निकलेगा इसका। ठीक है, नहीं, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही आंसर सही मानो जे। वहां में ऑप्शन मिलेगा आपको, ऐसे ऑप्शन मिलेगा हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी दोनों, वो ऑप्शन सही रहेगा आपको। ठीक है, या अंग्रेजी, हाँ उर्दू वगैरह कुछ भी ले दें। हाँ लिखना है ना, लिखो जल्दी से, फास्ट कंप्लीट करो इन्हें। तो कल लास्ट अपन ने प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा था। कौन? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो पता है 15 अगस्त के 14वें दिन, तो 14 जोड़ने बस अपन को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को उसका गठन किया गया था। ठीक है, कुछ फैक्ट और हैं अपने, उसके बारे में और पढ़ना है। जैसे एक बात बताएं आपको, जैसे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, ऐसा समझ लो कि जो संविधान के लिए संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, तो अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब संविधान सभा की जो बैठक है वो विधानमंडल के रूप में होती थी, विधानमंडल तो जानते हो, विधानमंडल के रूप में जब होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था? गलत आंसर है, जीवी मावलंकर करते थे उसकी, गणेश वासुदेव मावलंकर। विधायी कार्यों के लिए भी उनको ही चुना गया था, जो विधायी कार्यों से विधानमंडल, देखो विधायी कार्यों के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया था, ऐसा क्वेश्चन भी बने आपसे, तो विधायी कार्यों के लिए अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का किसको? जीवी मावलंकर को, गणेश वासुदेव मावलंकर को। ठीक है, जीवी मावलंकर जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी तो रहे थे, यही जीवी मावलंकर, तो विधानमंडल के लिए। तो ये फैक्ट और लिखना है आपको, ठीक है, नोट में। देख नहीं रहा आप कछु, रिकॉर्ड कर रहा है क्लास, चलने दो। ठीक है, तो फैक्ट बना के लिखो। तो हमने बताया विधायी कार्यों के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया था? जीवी मावलंकर को। तो पहले तो यही फैक्ट लिखना है आपको। सबसे पहला क्या फैक्ट लिखोगे कि 17 नवंबर 1947 को लिखो, 17 नवंबर 1947। ठीक है, 47 को विधायी कार्यों के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई। विधायी कार्यों के लिए संविधान सभा की
पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है, और जिसके अध्यक्ष किसे चुना गया था? जीवी मावलंकर को, ठीक है। जिसके अध्यक्ष बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर को चुना गया, जिसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर को चुना गया, ठीक है। तो 17 नवंबर 1947 को जो विधायी कार्यों के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष किसे चुना गया था? जीवी मावलंकर को चुना गया था। और जो संविधान सभा के रूप में जब बैठक होती थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन विधानमंडल के रूप में जब मतलब अध्यक्षता होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा फिर? जीवी मावलंकर। तो दो बातें और लिखेंगे। जब, ऐसे लिख लेना, जब संविधान सभा के रूप में, जब संविधान सभा के रूप में, जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तब उसकी अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब विधानमंडल के रूप में होती थी, ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब विधानमंडल के रूप में, विधानमंडल के रूप में होती थी तब उसकी अध्यक्षता कौन करता था? जीवी मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर करते थे। तो बात समझ आई? बताओ आप लोगों को कि सबसे पहले विधायी कार्यों के लिए पहली सभा, मतलब पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो 17 नवंबर 1947 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जीवी मावलंकर ने की। इसलिए ये भी डिसीजन हुआ था, जब संविधान सभा के रूप में यदि उसकी क्या हो रही है, बैठक हो रही है, तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करेंगे। लेकिन विधानमंडल के रूप में जब उसकी अध्यक्ष मतलब सभा का आयोजन हो रहा है विधानमंडल के रूप में, तब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जीवी मावलंकर करेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर। विधानमंडल क्या है? वैसे तो आगे पूरा संविधान में आगे पढ़ने के लिए मिलेगा पूरा विधानमंडल। विधानमंडल में वैसे ही देखा जाए तो विधानसभा और विधान परिषद आती है, विधानसभा और विधान परिषद आती है, ठीक है। स्टेट्स में होते हैं, स्टेट में होती है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो विधानमंडल के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा। वैसे तो हम बता दे रहे हैं आपको इतना कि विधानमंडल के अंतर्गत ही आती हैं विधानसभा और विधान परिषद। जैसे कि विधानसभा अपनी कहाँ है? एमपी की, भोपाल में है, ठीक है। विधान परिषद एमपी में है नहीं, वो उत्तर प्रदेश में है। 6 राज्यों में है वर्तमान में देखा जाए, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है।
वो 6 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और फिर इसके बाद आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, और महाराष्ट्र हो गया। 6 राज्य हो गए कुल। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में ओनली 4 विधानसभा है, विधान परिषद अब नहीं है, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर का पता, एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अलग से एक संविधान था। वो कौन सा राज्य था? जम्मू कश्मीर पहले था, लेकिन अब तो जो भारत का संविधान है वो, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था वो 1957 में बना था। तो एकमात्र राज्य था भारत का जिसका स्वयं का एक संविधान था। वो कौन सा राज्य था? जम्मू कश्मीर था। अब राज्य है ही नहीं, वो क्या है? अब वो केंद्र शासित प्रदेश है। ये बातें भी ध्यान रखना है आपको। नहीं हो तो एक काम करो, नोट लगा के लिख लो यहीं पे, ठीक है, लिख सकते हो ध्यान रखने के लिए, क्योंकि अलग से एक फैक्ट हो रहा है। तो क्या लिखोगे नोट लगा के? जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका स्वयं का एक संविधान था। बस इतना ही तो लिखना है आपको। क्या विधान परिषद स्टार्ट कैसे होती है? अब विधान परिषद पढ़ाएं क्या? अभी पहले ये पढ़ लो, फिर विधान परिषद जब पढ़ाएं तो पूरी विधान परिषद से क्वेश्चन करेंगे। अभी यहीं पे अपन पढ़ने लगे तो सब्र करो, पूरा संविधान होने के बाद क्वेश्चन रह नहीं जाएंगे, हमें पता है इतना। लगभग जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अब आलतू फालतू तो फिर रह ही जाते वे, जिंदगी भर रहेंगे वे अपने संग। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रह जाएंगे, जी हमें पता है। वो तो तुम्हें शुरुआत ही से समझ में आ गई होगी कि सर लेवल कितना ले जा रहे हैं। आ गया होगा 2 दिन की क्लास में समझ में कि सर इतना कम लेवल भी नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो टेंशन फ्री होके पढ़ो और सर पे भरोसा रखो। इतना हमें पता है कि हम इतना समाधान करा देंगे, 95% आपके क्वेश्चन करेक्ट ही निकलेंगे, ठीक है। चलो, तो नोट में हम क्या बोल रहे थे? जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था, ठीक है, जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका स्वयं का ठीक है, क्या लिख दिया मैं? नहीं, ऐसे नहीं लिखो। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका स्वयं का, पहले गलत लिख गई थी वो, स्वयं का एक, हाँ अब क्या सेंटेंस, अब क्या गलत लग रहा है? जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका स्वयं का एक संविधान था, स्वयं का एक संविधान था जिसे 1957 में बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, और आपको पता है जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो चुका है। तो जो भारत का संविधान होगा वही जम्मू कश्मीर का भी संविधान होगा, अब अलग से कुछ नहीं होगा उनका, ठीक है। ये बात भी ध्यान रख लेना। फिर तो बस इतना ही लिख सकते हो। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का वैसे तो भारत के उसको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए थे, आपको पता है। लेकिन आपको पता ये भी पता होगा कि जब आपको ये भी पता होगा कि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? तो उसी समय वहाँ से मतलब जो अनुच्छेद मतलब जो आर्टिकल था, आर्टिकल 370 हटाई गई थी, पता है आपको। उसको हटाया गया था, 35A हटाया गया था, जिसके तहत पहले ये अधिकार था उसको कि जम्मू कश्मीर में कोई भी जो भारतीय था, जो मतलब और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य किसी राज्य में रहता है, वो जम्मू कश्मीर में जाकर वहाँ का रहवासी नहीं बन सकता था। वहाँ की नागरिकता नहीं, मतलब वहाँ की अलग से नागरिकता चलती थी। और आपको बताएं, ठीक है, वहाँ पर अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ पर जाकर बस नहीं सकता था, ऐसा कह सकते हो। लेकिन अब सब हो चुका है, अब सब कुछ कर सकते हो,
समझ गए बात को। पहले कुछ ऐसे विशेष अधिकार थे। तो 31 अक्टूबर के आसपास हुआ था इसका विलय। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और जो अपना लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए हुए थे। अब आई कुछ समझ में बात। 31 अक्टूबर और कब बताया मैंने, 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अस्तित्व में आए थे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ठीक है, तो और भी फैक्ट हैं अपने, आगे बढ़ते हैं अब अपन। ठीक है, अब संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, संविधान को कब आत्मार्पित किया गया था या अंगीकृत किया गया था। अच्छा, ध्वज कब अपनाया गया था, ये लिखा दिया मैंने। कब अपनाया गया था ध्वज? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज। अब क्या लिखना है अपन को, संविधान को कब अंगीकृत किया गया था या आत्मार्पित किया गया था या फिर अधिनियमित किया गया था। ऐसे 3 क्वेश्चन, 3 शब्द का यूज कर सकते हैं। तो मूल संविधान को 26 नवंबर 1949 को, मूल संविधान को 26 नवंबर 1949 को हाँ आंशिक रूप से लागू किया गया था। लेकिन अपन आत्मार्पित का मतलब जो होता है उसको सौंप दिया गया था, या ऐसा कह लो कि उसको आत्मार्पित का मतलब यही होता कि उसको अपन ने सौंप दिया था। ठीक है, कि अब जो भी होगा वो संविधान के अनुसार ही होंगी सारी चीजें, तो उसी को बोलते हैं आत्मार्पित करना। मूल संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित ऑब्लिक लगाते जाएंगे, अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत। मूल संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत किया गया। और इसमें क्या हुआ था, जो कुछ आर्टिकल थे जो स्वतः ही लागू हो गए थे, क्योंकि उनकी आवश्यकता थी तो वो स्वतः ही लागू हो गए थे। तो आपको बताएं, तो मूल संविधान में कुछ आर्टिकल स्वतः ही लागू हो गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। 15 अनुच्छेद स्वतः ही क्या हो चुके थे, लागू हो गए थे। ठीक है, तो ये बात भी यहीं पे लिखना है अपन को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए। स्वतः ही लागू हो गए। अब कौन कौन से थे ये 15 अनुच्छेद? तो 15 अनुच्छेद ये नागरिकता से रिलेटेड थे, जैसे कि जो भारत के लोग हैं वो भारत की नागरिकता, पता है नागरिकता से संबंधित सबसे पहले क्या, देखो किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी समझना। पहली बात, क्यों वो अनुच्छेद लागू हो गए थे समझना पहले। अच्छा, पहले वो पूरे अनुच्छेद लिख दे रहे हैं, सो आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद थे। तो पूरी डिटेल लिख दे रहे हैं अनुच्छेद कौन कौन से थे। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 था, 6, 7, 8, 9 तक लगातार चलेंगे, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, फिर इसके बाद 60, फिर इसके बाद 324, फिर इसके बाद 366, फिर इसके बाद 367, फिर इसके बाद है 379 होगा, 379, 380, 388, 391, 92, 93, 93। ठीक है, तो ये थे टोटल 15 अनुच्छेद, ये स्वतः ही लागू हो गए थे। क्यों हो गए थे आपको हम इनका कारण बता दे रहे हैं आपको थोड़ा सा। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले, पता है जब भारत आज़ाद हुआ था सबसे पहले पाकिस्तान विभाजन हुआ था।
आपको पता है मतलब भारत आज़ाद होने के साथ ही पाकिस्तान विभाजन हुआ था। तो पाकिस्तान के लोग कौन हैं और भारत के लोग कौन हैं, तो इसको बोलेंगे अपन नागरिकता ही डिसाइड करेगी कि भारत के लोग कौन हैं और पाकिस्तान के कौन हैं। तो सबसे पहले पता नागरिकता को लागू किया गया था। 5, 6, 7, 8, 9 जी नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। नागरिकता आपको पता है नागरिकता लागू कर दी थी कि जो 1947 से पहले जो भारत में हैं जो लोग और भारत में ही रह रहे हैं उन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। अब लेकिन कुछ लोग पलायन कर रहे हैं तो इसमें उससे रिलेटेड भी हैं, जो भारत से जाने वाले पाकिस्तान को पलायन करने वाले लोग, उनके लिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान। फिर इसमें क्या होगा, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे जो हिंदू थे और जो भी भारत आना चाह रहे थे, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी भारत मतलब पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनके लिए नागरिकता के प्रावधान थे। ठीक है। कुछ लोग विदेश में भी रहते थे अपने, तो विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान। ठीक है। कुछ लोग विदेश जा रहे थे तो उनके लिए भी नागरिकता के प्रावधान, सभी के लिए नागरिकता के प्रावधान इसी में थे। जो विदेश से आ रहे थे, विदेश जा रहे थे, जो पाकिस्तान से आए, भारत से पाकिस्तान गए, तो सभी के लिए नागरिकता के प्रावधान लिखे थे कि उनको, जैसे कि जो दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो उन्हें नागरिकता देना ही नहीं है, जो भारत में आ रहे हैं उनको नागरिकता देना है। तो ये स्वतः ही लागू हो गए थे। और इसमें थी राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति को शपथ दिला दी गई थी उसी समय। राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुना गया और उन्हें शपथ दिला दी गई थी। ठीक है। इनके लिए सपोर्ट कौन कर रहा था? 2 लोग। राष्ट्रपति पद के लिए इन्हें नामित किसने किया था या सपोर्ट किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त कर दो। समझ रहा है बात को? तो इस प्रकार से और भी ये हैं, जैसे 324 जो वित्त से संबंधित है, वित्त आयोग से रिलेटेड, तो उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि भारत को कैसे चलाना है उसके लिए तो पैसा चाहिए है। तो वित्त आयोग बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं, जिन जिन चीज़ों की अपन को आवश्यकता पड़ रही थी उस समय, तो वो स्वतः ही लागू हो गए थे ये 15 अनुच्छेद। बात समझ में आई क्या सभी को? तो 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए। ये पूरे 15 अनुच्छेद लिखे हुए हैं, तो इनको राइट डाउन करो आप। पंखा चला दी ना जी लास्ट वाली, हाँ बस चल गया। क्लियर है ना सभी को? अब जैसे कि संविधान जब लागू हुआ था तो आपको पता है इस पे भी सिग्नेचर हुए होंगे सभी के। तो ऐसा पूछा जाता है कि बताइए संविधान लागू हुआ था जब, तो उस पर कितने लोगों ने साइन किए थे? तो 284 लोगों ने सिग्नेचर किए थे इस पे। सबसे पहले सिग्नेचर किसने किए थे? सबसे अंत में सिग्नेचर किसने किए थे? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है अपन को। तो सबसे पहले तो लिखो कि उस समय संविधान सभा के 284 लोग उपस्थित थे। कितने लोग? 284। तो 284 लोगों ने इस पे सिग्नेचर किए थे संविधान पर। कब किए होंगे जी? 26 नवंबर को ही किए होंगे, जब संविधान को आत्मार्पित किया गया था। ठीक है। तो लिखोगे इसमें अगला फैक्ट कि संविधान पर 284 सदस्यों ने संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। उस समय 284 ही उपस्थित थे। कितने में से? 299 में से 284 लोग ही उपस्थित थे उस समय। तो इतने लोगों ने ही वहाँ उसमें सिग्नेचर किए थे। सबसे पहले किसने किए थे, सबसे बाद में अंत में किसने किए थे? तो सबसे पहले करेंगे प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे लास्ट में करेंगे राष्ट्रपति। बस इतना ध्यान रख लियो। तो सबसे पहले सिग्नेचर किसने किए थे? सबसे पहले हस्ताक्षर कौन करेगा? जवाहरलाल नेहरू। शॉर्ट में लिख दें JL नेहरू। ठीक है। और सबसे अंत में किसने किए थे? सबसे अंत में हस्ताक्षर तो वो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। सबसे अंत में कौन करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। अब ऐसा भी पूछें कि भाई
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो सिग्नेचर किए थे वो किस लैंग्वेज में किए थे? हिंदी इंग्लिश दोनों में किए थे इनने। ऐसा क्वेश्चन है। तो राजेंद्र प्रसाद ने देवनागरी और अंग्रेजी, देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि और अंग्रेजी, तो दोनों लैंग्वेज में इनने सिग्नेचर किए थे उनने। और इसके बाद उर्दू में सिग्नेचर किसने किए थे? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। ध्यान है आपको, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, इनने उर्दू में सिग्नेचर किए थे। ठीक है, लिखवाएगा ये फैक्ट भी? चलो लिख लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अरे 2 बार लिख दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देवनागरी और अंग्रेजी दोनों, देवनागरी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्ताक्षर किए। दोनों भाषाओं में हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब ये वैसे राजेंद्र प्रसाद का ही लिखा रहने तो, और वैसे अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू में किए थे। वैसे भी पता है वे मुस्लिम थे तो उर्दू में ही करेंगे वे, तो बस इनके इम्पोर्टेंट थे क्योंकि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, पता है आपको, ये पहले राष्ट्रपति हैं, तो इनके बारे में ऐसा पूछा भी जा सकता है। और स्पेशल बात यह है कि इन्हें दो भाषाओं का यूज किया, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा जी। ठीक है, तो यही फैक्ट रहने दो इसमें। ठीक है, अब इसके बाद अगला फैक्ट लिखेंगे कि संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो लिखोगे संविधान सभा की अंतिम बैठक, लिखो संविधान सभा की अंतिम बैठक। तो जो संविधान लागू होने से 2 दिन पहले हुई थी, मतलब जो संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को। ठीक है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक लिखोगे आप, संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक तो ये हुई थी कब? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। खैर, जो अंतिम बैठक हुई थी ये 12वें नंबर की थी। कितनेवें नंबर की थी? 12वीं। ध्यान रखना, क्योंकि 11 में तो संविधान बनकर ही तैयार हुआ था। 11 सत्रों का आयोजन हुआ था। कितने दिन? 165 दिन। 114 दिन उसमें क्या चली थी? विचार विमर्श चला था उसमें। ठीक है, तो जी कितनेवें नंबर की होगी? 12वीं बैठक होगी। ध्यान रखना जी, 12वीं बैठक, 12वीं बैठक होगी जी। ठीक है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी जो, और 12वें नंबर की थी अंतिम बैठक। इसमें भी निर्णय लिए गए थे, जो अपना राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, उन दोनों को अपनाया गया था इसी में। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा इन्हें क्या किया गया था? अपनाया गया था राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। तो लिख लो, इसमें लिखोगे इसी बैठक में निर्णय लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को इसी बैठक में अपनाया गया था। अब इसके बाद संविधान पूर्णतः लागू हो जाएगा, पता है आपको, 26 जनवरी। कब लागू हो जाएगा? 26 जनवरी
1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान, देखो 26 जनवरी 1950 को संविधान, ऐसे लिखो, एक सेकंड 26 जनवरी 1950 संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, बस इतना लिख दो। 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था, तो संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत क्या हो गया। अब आपको पता है इस दिन क्या क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। अच्छा, 2 दिवस के बारे में भी बता रहा है। इस दिन तो पता है आपको 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है, अब लेकिन आपको पता है जो 26 नवंबर को जो संविधान को अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 26 नवंबर को पता क्या मनाएंगे, संविधान दिवस मनाएंगे। संविधान दिवस किस दिन मनाते हैं, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। तो ये दोनों दिवस भी ध्यान रख लेना आप लोग। कि गणतंत्र दिवस पता है आपको 26 जनवरी को मनाएंगे, संविधान दिवस कब मनाएंगे, ठीक है 26 नवंबर को, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। दोनों ध्यान रखना अच्छे से, क्लियर। क्या हो गया, कोई कंफ्यूजन? हाँ सही है, पूछ लिया करो 26 जनवरी कब मनाएंगे। नहीं ऐसा मुझ भी करे क्या, कितने तारीख को 26 जनवरी मनाता। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। अब लिख लिया ये आपने, ठीक है। अब इस दिन भी एक विशेष निर्णय लिया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्या विशेष निर्णय लिया गया था इस दिन, तो जो अपना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसको 26 जनवरी को ही अपनाया गया था। ठीक है, तो लिखो, इसमें लिखोगे, अगला फैक्ट नीचे बना के लिख लेना कि 26 जनवरी 1950 को ही, लिख लो आप लोग, लिखो 26 जनवरी 1950 को ही, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह क्या था अपना राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चिन्ह कहते हैं उसको। अशोक स्तंभ से लिया गया, सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। ठीक है, सारनाथ में स्थित है ना अशोक स्तंभ, उसी से लिया गया अशोक चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, अशोक चिन्ह। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह को अपनाया गया। ठीक है, अब आपको पता है अशोक चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया, अशोक चिन्ह किससे लिया गया, अशोक स्तंभ से। और अशोक स्तंभ कहां स्थित है, सारनाथ स्थित है। सारनाथ कहां पड़ता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है सारनाथ। ठीक है, बनारस के पास में है शायद, बनारस के पास में। तो सारनाथ से लिया गया अशोक स्तंभ से अशोक चिन्ह। और आपको पता है इस पर लिखा है नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। तो इन बातों को भी पता होना चाहिए आपको, तो लिख सकते हो। अच्छा, एक और एक बात और है, अशोक स्तंभ है वो किस मतलब किस पदार्थ से बना हुआ है, किस पदार्थ से बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में। तो किस पदार्थ से बना है, ऑप्शन में मिलेगा देखो आपको सोना, सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको पंच धातु से बना हुआ है। अब तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको इसमें कि जी पत्थर से बना हुआ है। आप सुन तो लो पूरी पूरी, चौथा ऑप्शन ध्यान दो मैं, चौथा ऑप्शन है कि यह लोहे से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पत्थर। ठीक है, तो पत्थर से बना हुआ है।
ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इन्हें स्टूडेंट आराम से बिल्कुल आसानी से गलत करके अपनी आगे बाहर सहवासी दिखाते हैं, लेकिन बाद में पता पड़ता कि हम गलत कर रहे हैं ये क्वेश्चन। तो जानोगे इनके बारे में भी लिखोगे आप लोग कि अशोक चिन्ह, तो अशोक स्तंभ के बारे में लिखते हैं अपन थोड़ा सा। अशोक स्तंभ, तो अशोक अशोक स्तंभ के बारे में हमने क्या बताया, यह कहां स्थित है, तो स्थित कहां पर है, ये सारनाथ में। ठीक है, हाँ सारनाथ बनारस में ही है, वाराणसी में है, वाराणसी यूपी, सारनाथ या यूपी भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, सारनाथ यूपी ही में है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ कहां पर है, स्थित कहां पर है, ये सारनाथ यूपी में स्थित है। ठीक है, अब आपको पता है इस पर, इसके जो नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। ये भारत का क्या है, राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य। ठीक है, अशोक स्तंभ किससे बना हुआ है, यह हाँ बलुआ पत्थर से बना हुआ है, पीले रंग का होता है थोड़ा थोड़ा, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, यह बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आपको पता है अशोक ने ही बनवाया था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पे पड़ा है। ठीक है, अब इस पर अंकित भी है कुछ चीजें, देखे जाए राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित कौन कौन से जानवर, कौन कौन से हैं इस पर, जानवर, हाँ बता रहे हैं आपको, सत्यमेव जयते। बस चार पशु मिलेंगे यहाँ पर, चार जानवर लिखते कि चार पशु लिख दूं, अरे बेटा हम लिख रहे हैं चार पशु, चार पशु कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे इसमें, तो नंबर पहला हाथी। ठीक है, दूसरा मिलेगा इसमें वृषभ, वृषभ को बोलेंगे अपन बैल। फिर इसके बाद थर्ड मिलेगा आपको उस पर क्या, घोड़ा, अश्व। फिर इसके बाद फोर्थ मिलेगा इसमें कौन सा, सिंह, शेर। और एक बात और, जो निचले सिरे में छपे हुए हैं, ऊपरी सिरे में सिंह के मतलब जैसे समझ लो शेर के चार मुंह हैं चारों ओर, लेकिन तीन ही दिखाई देंगे आपको भी, एक पीछे रहता है। तो ध्यान रखना, अशोक चिन्ह के सबसे ऊपरी सिरे में क्या दिखता है, चार सिंह दिखते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। और जे निचले सिरे में है, क्या, हाँ गेहूं की बालें भी हैं, गेहूं धान की बालें, लेकिन ठीक है जे पहले मेन जो चीजें हैं वो बता दूं बस। क्लियर है इतना, ठीक है, और आगे बढ़ते चले जा रहा है अपन धीरे धीरे। तो ये तो हो गया संविधान, कम मतलब संविधान हो चुका है इतना, अब आगे बढ़े अपन थोड़ा सा। लिख लिया ये सभी ने, कंप्लीट है, आगे बढ़े। अच्छा, अब अपन पढ़ने वाले हैं, जब भारत जैसे कि आपको बताएं आजाद हो, मतलब आजाद हो गया, तो इसमें भारत में प्रशासन चलाने चलाने के लिए अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था। खैर स्वतंत्रता मतलब गणतंत्र होने के बाद अलग बनाया गया था, ये स्वतंत्र होने से पहले ही बन चुका था अंतरिम मंत्रिमंडल, ये बात भी ध्यान रखना। तो अंतरिम मंत्रिमंडल पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। तो एक मिनट रुकना बस, काय को ज़्यादा अपन लिखने की आवश्यक, लिखना है आप लोगों को है। अरे ब्राउज़र निकाल लिया थोड़ा, व्हाट्सएप पे भेजा था हमने पहले से, एक मिनट रुको बस।
चलो जब तक एक काम करो, एक फैक्ट और लिख लो। मूल संविधान में जैसे अपने कितने अनुच्छेद थे उसके बारे में और लिखा रहा है। जब तक हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, क्यों इसमें अजीत नेट, हाँ तो आगे बढ़ रहे हैं अपन। फैक्ट लिखेंगे इसमें कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे उसमें। तो मूल संविधान की बात चल रही है, जब संविधान लागू किया गया था उस समय की बात चल रही है। तो मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में 22 भाग, ठीक है, 22 भाग, 8 अनुसूची, ठीक है। तो मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची तथा 395 अनुच्छेद, तो मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची तथा 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान संविधान में वर्तमान संविधान में लेकिन वर्तमान संविधान में 25 भाग, ठीक है। वर्तमान संविधान में कितने भाग हो गए? 25 भाग, 12 अनुसूची, और 470 अनुच्छेद। तो लिख लोगे वर्तमान संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूची और 470 अनुच्छेद हैं, ठीक है। इसमें भागों में क्या है, परिवर्तन हुआ था। आपको बताएं इसमें क्या हुआ था कि 22 थे, तो आपको बताएं 4 भाग जोड़े गए, संशोधन करके 4 भाग जोड़े गए और एक हट गया था इसमें। तो इसलिए वो कितने बचेंगे टोटल? 25 बचेंगे। 22 थे पहले, उसमें से 7वें नंबर का हट गया, उसको निरस्त कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, भाग 7 हटा दिया गया था। और इसके बाद जोड़ दिए गए थे, जैसे कि जोड़े कौन कौन से गए थे? तो भाग 4 में जोड़ा गया था, भाग 4 का ए, या उसको बोल देते हैं भाग 4 का। वैसे ही इसमें भी जोड़ा गया था, और भी जोड़े गए थे 9 का का, 9 का खा, मतलब 9 तो है ही, 9 में भी एक सब डिवीजन बना दिया वरने एक प्रकार से, का खा गा के नाम से, या ए बी सी भी लगा सकते हैं अपन उसके जगह पे, या हिंदी में का खा गा लगा सकते हैं। तो 9 का जोड़ा गया था, 9 का खा जोड़ा गया था, और 14 का जोड़ा गया था। इस प्रकार कितने जोड़े थे? देखो 4 का, 9 का, 9 का खा, और इसके बाद 14 का। इस प्रकार कितने जोड़े गए थे? 4। और हटा कौन सा है? 7वें नंबर का हटाया गया था, उसको निरस्त कर दिया गया था। वो भी बताएंगे क्या था उसमें, क्यों निरस्त हुआ था, इसके बारे में सारी चीजें बताएंगे आपको। तो इस प्रकार 25 भाग हो गए। फिर इसके बाद मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 और ऐड कर दी गई हैं। तो कितनी अनुसूची हो गई इसमें? 12 अनुसूची हो गई, और कई अनुच्छेद जो है जोड़े गए हैं इसमें। तो लगभग जो है 470 के आसपास पहुंच गए अभी। क्लियर? वर्तमान संविधान का डेटा है जी, पुराने संविधान का। जब संविधान 1950 में जब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, तब उस समय की स्थिति ये थी, और आज की स्थिति ये है। क्लियर? लिख लो इनको सभी को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफी है। अब अंतरिम मंत्रिमंडल अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अंतरिम मंत्रिमंडल पढ़ेंगे,
और जो संविधान के निर्माण के लिए जो समितियां बनाई गई थी उन समितियों को पढ़ेंगे। इसके बाद स्वतंत्र भारत के बाद जो नया मंत्रिमंडल बनाया गया था उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमने वैसे भी एक काम करना, आप लोगों को हमने ग्रुप पर भी ये चीजें भेज दी हैं, ने थोड़ा देख लिया करो ग्रुप में। हमने आपको भेज दी हैं किस लिए कि एक बार घर से वैसे ही रीड कर लेना, थोड़ा सा रीड करके आना तो आपको थोड़े और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो रीड करना हमने आपको भेजे हुए हैं वहां पर। ठीक है।